Well, next I would like to call Amit Aryan Gupta, Army Fitness को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए उनका। Come on everyone, जोरदार तालियां हो जाए। Well, यहाँ पर कितने लोग हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं? डिफेंस में जाना चाहते हैं। वेल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वेल सर आज हमें बताने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट जोरदार तालियां हो जाएं। वेल मैं देवेंद्र गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी फ्रॉम फिरोजाबाद। प्लीज आप स्टेज पर आए और सर का वेलकम करें। देवेंद्र जी फ्रॉम फिरोजाबाद, जोरदार तालियां हो जाएगा। कम ऑन एवरीवन। ओके वेल स्टूडेंट्स, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए? कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छा, वो तो पता चल रहा है। वैसे मुझे लगता तो नहीं कोई बहुत ज्यादा फिटनेस में यहाँ पे फिटनेस फ्रीक है। सॉकेट के कौन कौन एक्सरसाइज करता है? सिर्फ चंद लोग होंगे जो करते होंगे, जिन्हें अपनी सेहत से मतलब बहुत प्यार है। अमित आर्यन जी ट्रेनर है, कोच है वेल आर्मी सेक्टर में। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो वेल आप सभी को आज बताएंगे फिटनेस के बारे में। वेल फिटनेस मंत्र तो देने ही वाले हैं सर, तो जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। मैं देवेंद्र भैया से अनुरोध करूंगा कि हमारे पूर्व केंद्रीय बादल अध्यक्ष है, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा और पूरे बादल परिवार की तरफ से मैं उनका सम्मान करता हूं। जोरदार तालियां देवेंद्र भैया के। ओके, जय हिंद। जोश के साथ में, मैं एक भारतीय सैनिक हूं और सैनिक में सबसे पहले जोश होता है। अगर आपके पास जोश है तो साहस है, और साहस है तो आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे, वंदे। ओके ओके भाई, हमें पता चल गया बहुत जोश है आप लोगों में, तो वेल वो जोश हम ऐसे ही चेक करते रहेंगे। ओवर टू यू सर। भारतीय सेना में जॉब करना अपने आप में एक बहुत ही सम्मान की बात है, साहस की बात है, और मैं अमित आर्यन बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय सेना का अभिन्न अंग हूं। भारतीय सेना साहस और शौर्य की गाथा है। ऐसे बहुत सारे सैनिक हुए हैं जिन्होंने केवल अपने दम पर भारतीय सेना को जीत दिलाई है और दुश्मनों को मार भगाया है। उनमें से एक थे कैप्टन मनोज पांडे। मैं आपको उनकी गाथा सुनाऊंगा, उन्होंने कैसे अपने एम को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। एक 17 साल का लड़का एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी के इंटरव्यू में पहुंचता है और इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर उससे पूछता है कि आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वो लड़का बोलता है, सर मुझे परमवीर चक्र चाहिए। परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ऑफिसर बोलता है, आपको मालूम है ये परमवीर चक्र कब मिलता है? लड़का बोलता है, सर मुझे मालूम है परमवीर चक्र ज्यादातर मामलों में मरणोपरांत मिलता है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जीवित रहते हुए लूं। ये होता है एक इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले इंसान का जोश। ये होता है साहस कि उसने पहले ही बोल दिया कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंडियन आर्मी को परमवीर चक्र लेना चाहूंगा।
और इस 17 साल के बालक ने अगले 4 साल बाद वह परमवीर चक्र जीत लिया। उसका एम था, वो उसने पूरा कर लिया। अभी मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो देखें प्लीज वीडियो। इंडियन आर्मी में सबसे पहले जोश होता है। अगर आपके अंदर जोश है तो आप इंडियन आर्मी का कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इंडियन आर्मी में वैसे तो कोई लक्ष्य बनाया नहीं जाता है। जब इंडियन आर्मी 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनके यूनिट 111 गोरखा राइफल्स को कारगिल जाने का आदेश मिला। कारगिल की लड़ाई तो याद ही होगी आप सबको। उस लड़ाई में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2 जुलाई को इनके यूनिट को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन को क्लियर करने का आदेश मिला। खालूबार लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि खालूबार के ठीक नीचे पीओके का हिस्सा था, जहां से पाकिस्तान सोल्जर्स को हर तरह की सुविधा आसानी से मिल रही थी। मतलब जरूरत का सारा सामान पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। तो अगर खालूबार पे कब्जा कर लिया जाता तो ये सप्लाई चेन टूट जाती और दुश्मन की पोजीशन कमजोर हो जाती। तो गोरखाओं ने आगे छोड़कर पीछे से हमला किया खालूबार में। 14 घंटे की चढ़ाई करने के बाद चोटी से सिर्फ 400 मीटर की दूरी बाकी रह गई। तभी अचानक 2 दिशाओं से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लेकिन कैप्टन मनोज बिना किसी की परवाह किए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। जब ये नहीं रुके तो दुश्मन सेना परेशान हो गई और इनको रोकने के लिए इन पर तोप बरसाने लगी। कैप्टन मनोज जानते थे चोटी को फतेह करना कितना जरूरी है। उनको पता था कि अगर चोटी को फतेह कर लिया तो कारगिल युद्ध का नजारा ही कुछ और होगा। पाकिस्तान सोल्जर्स ने उन्हें ढेर करने के लिए एडी गन्स, राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर और मोटर फायर, इन सब से फायर करना शुरू कर दिया। पलटन में अब सिर्फ 60 जवान बाकी थे। कर्नल राय और कैप्टन मनोज 30-30 जवानों को लेकर दोनों तरफ से धावा बोलने लगे। पाकिस्तान आर्मी इतना बौखला गई कि वो एयर बर्स्ट से भी फायर करने लगे। एयर बर्स्ट ऐसा बम होता है जो हवा में विस्फोट हो जाता है। पर इसी बीच एक छर्रा कैप्टन राय को लग गया, लेकिन छर्रा लगने के बाद भी वो रुके नहीं। वही कैप्टन पांडे जो दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने सोचा कि दूसरी तरफ दुश्मन की सेना के सिर्फ 2 बंकर हैं, लेकिन आगे पहुंचे तो मालूम पड़ा कि 2 नहीं 6 बंकर हैं। और उधर पाकिस्तान आर्मी को भी शक हो गया कि दूसरी तरफ से भी शायद कोई आ रहा है, इसलिए उन्होंने इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करना शुरू कर दिया। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती हैं। सो पाकिस्तानी सोल्जर्स हर 3-4 मिनट में इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे थे। वहां लगातार रोशनी थी। इस रोशनी की मदद से पाकिस्तानी गोरखाओं की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने जवानों को पीछे छोड़ा और खुद बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, सामने से गोलियां चलनी शुरू हो गई। वो वापस चट्टान के पीछे आ गए, लेकिन इतने में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के गन पोजीशंस को देख लिया। जय मां काली आयो गोरखाली बोलते हुए वो बाहर आए। सामने से गोलियां बरसनी शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने पोजीशन देखी हुई थी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी सोल्जर उसको गोली लगाई और मार डाला। कैप्टन पांडे के पांव और कंधे में गोलियां लग गई। लगातार खून बह जा रहा था, लेकिन वो रुके नहीं, अगले बंकर की तरफ बढ़ते गए। अगले बंकर पे ग्रेनेड फेंककर उसे भी खत्म कर दिया। तीसरे बंकर में जब पीछे से बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 पाकिस्तानी सैनिक गोरखा जवानों पर गोलियां चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुकरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। देशभक्ति की धुन ऐसी सवार थी कि कैप्टन मनोज रुके। शरीर में से लगभग सारा खून बह जाने के बाद भी वो बढ़ते गए और आखिरी गन पोजीशन तक पहुंच गए। जैसे उन्होंने ग्रेनेड निकाला आखिरी बंकर की तरफ उछालने के लिए, दुश्मन की 3 गोलियां उनके हेलमेट को चीरते हुए उनके सर में लगी। लगभग बेसुध होने की हालत में भी उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, ना छोड़नो, मतलब छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। जवानों के खून में भी उबाल आ गया। उन्होंने अपनी खुकरी निकाली और चौथे बंकर को भी तबाह कर दिया। उसके बाद दुश्मन सेना का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा उस पहाड़ी की चोटी पर। खालूबार पे फतेह ने पाकिस्तान आर्मी को कमजोर कर दिया, जिसका रिजल्ट यह था कि कारगिल की जीत हमारे हाथ में। कारगिल युद्ध के बाद 4 लोगों को परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान मिला। क्या हवा चलती है तलवार दुधारा होकर, हौसला मुझको बचाएगा किनारा होकर। कौम के वास्ते ये जान जो मिट जाएगी, नाम चमकेगा मेरा बड़ा सितारा होकर, खून चमकेगा मेरा जोश से।
ये देखिए, एक 17 साल का बालक जब इंडियन आर्मी में आता है, उसका साहस होता है, जोश होता है, लेकिन इंडियन आर्मी उसके लक्ष्य को पूरा कराती है। उसने केवल 4 साल के अंदर जो आर्मी में आने से पहले सोचा था, वह उसने पूरा कर दिखाया। इसकी जो कैप्टन मनोज पांडे थे, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग इन्होंने वॉलंटरी कारगिल में ली, और केवल इसलिए ली क्योंकि इनको अपना एम पूरा करना है, जो कि इनका एम था परमवीर चक्र। ये बोलते थे कि अगर मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करने से पहले अगर मेरी मौत भी आ गई तो कसम से मैं अपनी मौत को मार दूंगा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। ये इनके वाक्य थे। नेवर चेंज योर एम। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी अपने लक्ष्य को न बदलें। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि जिन व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो व्यक्ति जीवित मुर्दे के समान होते हैं। तो कृपया अपना लक्ष्य बनाएं और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें। जब भी इंडियन आर्मी कोई अपना लक्ष्य बनाती है तो उस लक्ष्य के ऊपर पूरा डिसिप्लिन से और समय से उस लक्ष्य को पूरा करती है। ऐसी ये गाथा है मेजर बैन, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जो टास्क मिला था उसको प्राप्त करने के लिए दिए गए समय पर अपने हाथ से अपना पैर काट दिया, लेकिन उन्होंने अपना जो लक्ष्य दिया था इंडियन आर्मी ने उसको पूरा किया। देखें एक उसकी वीडियो। के खिलाफ जंग छिड़ी थी, उस समय ये गोरखा रेजिमेंट में मेजर हुआ करते थे। गोरखा रेजिमेंट के मेजर दिल से बहुत साहसी, शरीर से बहुत शक्तिशाली, और जब निकल पड़े एक दफा लैंडमाइन, एक बारूदी सुरंग फटने से इनका एक पांव फट गया। और पांव जब फटा तो उस समय इमरजेंसी में कोई मेडिकल सुविधा थी नहीं वहां पे, और मेडिकल सुविधा ना होने पे लोगों ने पूछा अब क्या करें क्या करें क्या। इन्होंने अपनी खुकरी उठाई, वो जो गोरखा रेजिमेंट की गोरखाओं की खुकरी होती है, उसे उठा करके अपना पांव अपने हाथ से खुद ही काट डाला। जो जूनियर डॉक्टर थे वो पांव नहीं काट पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने खुद काट डाला। जनरल मानिक शॉ क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता ना तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। गोरखाओं के बारे में आज देश जानता है कि वो उनमें कितना करेज, कितना साहस। इनका पांव फट गया, बहरहाल बाद में इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे लकड़ी का पांव लगाया गया। तभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने बोला अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आप विकलांग हो चुके हैं, अब आप डिसेबल्ड हैं, अब आपका एक पांव नहीं है। लेकिन इयान कार्डोजो कहां रुकने वाले थे, वो किसकी सुनने वाले थे? लकड़ी का पांव लेकर के अपनी फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए और बोले कि जिसके पांव है ना दोनों, उसके साथ मेरी रेस लगवा दो, मैं उसको हरा दूंगा। और वही हुआ। वो लकड़ी का एक पांव लेकर के इतना तेज भागते कि जो बिल्कुल मेडिकली फिट है उसको भी पछाड़ देते। एक दिन अपना चेकअप कराने के लिए 6000 फीट की पहाड़ी पर चढ़ के हेलीपॉड पे खीरा जाके पहुंच गए। बाद में उनकी परीक्षा सेना प्रमुख टीएन रैना ने खुद ली। उनको क्या बोला? लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे मुझे चढ़ के दिखाओ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ों पे जब उन्होंने चढ़ के दिखाया तो ये एकमात्र ऐसे सैनिक जो देश के अंदर डिसेबल्ड होने के बावजूद मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे। साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस तो उसे कहते हैं कि अब चल नहीं सकता लेकिन फिर भी चलता रहे। ये शरीर की ताकत से नहीं होता, ये आत्मीय बल से होता है, जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपको याद है ना विक्रम बत्रा के विषय में? वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगली वीडियो में विक्रम बत्रा के विषय में जरूर बताऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलते हैं? वापस लौट के जरूर आऊंगा, अपने पिता को बोले, या तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। आज इंडिया का हर सैनिक बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, वापस आऊंगा जरूर। तो ये आज इंडियन आर्मी के हर सैनिक का जोश है, जज्बा है। इन्होंने मेडिकली अनफिट होने के बाद में इंडियन आर्मी का रूल्स है, अगर आपको फिजिकली फिट नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो तो प्रमोट नहीं मिलता है आपको। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो कि जिसके दोनों पैर थे उस सैनिक ने वो नहीं कर दिखाया। तो ये होता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का जोश। अभी मैं बताऊंगा आपको इंडियन आर्मी वैकेंसीज आपको कैसे मिलती हैं, उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन है और कितना फिजिकली फिट होना चाहिए आपको। स्लाइड। आप इंडियन आर्मी में 3 तरह से जॉब ले सकते हो। नंबर 1 कमीशन ऑफिसर, नंबर 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर,
नंबर 3 नॉन कमीशन ऑफिसर, इंडियन आर्मी थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों को हम मिलाकर बोलते हैं कि इंडियन आर्मी। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत ही सिंपल स्टेप है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास सबसे पहले जोश है, अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, तो आप 50% इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके होते हो। केवल आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। सबसे पहले आपने 12th पास किया हो या फिर 12th के एग्जाम दिए हो। नंबर 2 स्टेप, इसका एक फॉर्म आते हैं, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। आपने उस एग्जाम को फॉर्म करना, फिलअप करना है। और नंबर 3 एनडीए, एनडीए में आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसको पास करना है। आप केवल इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पे आप ज्वाइन कर सकते हो एनडीए के द्वारा। एलिजिबिलिटी ऑफ एनडीए, सबसे पहले आप अनमैरिड होने चाहिए। आपने 12th पास किया हो और अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जा रहे हो तो आपके 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। नंबर 3, आप फिजिकली फिटनेस, आप इंडियन आर्मी की किसी भी जॉब के लिए आपका फिजिकली फिटनेस बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए। हर जॉब के लिए अलग अलग इसके टेस्ट हैं, तो उनके लिए आपका जो टेस्ट है वो बताऊंगा बाद में। आपकी एज 16.5 साल से 19 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यह 2nd स्टेप है आर्मी के ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इसका एग्जाम यूपीएससी कराती है। आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन यूपीएससी वेबसाइट पर दे सकते हो। साल में इसका भी 2 बार एग्जाम होता है, पहला फरवरी मार्च और दूसरा अक्टूबर और नवंबर में। तीसरा, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपने चाहे बीए, बीकॉम कुछ भी किया हो, वो आपका जरूरी है इसके लिए। इसकी एज 19 साल से 25 साल। इसका इंटरव्यू और जो रिटन एग्जाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है थोड़ा सबसे। और उसका आप फिजिकली जितनी भी जॉब है इंडियन आर्मी की, उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचे दर्जे का होना चाहिए और इसमें भी आप अनमैरिड होने चाहिए। एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, यह कुछ समय के लिए आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हो। इसमें 10 साल से लेकर 14 साल तक आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जॉब का समय 10 साल से 14 साल होता है। इसमें आपकी किसी भी टेक्निकल डिग्री में आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल में आपकी एज 20 साल से 27 साल होनी चाहिए। इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों ही कैंडिडेट इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप फिजिकली फिट होने चाहिए। एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोर, यह बहुत ही अच्छी जॉब है जिसके बारे में बहुत ही कम लड़कों को, बॉयज को मालूम होता है। जिसने एनसीसी कर रखी है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड है, सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड है, वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इसके द्वारा अप्लाई कर सकता है। यह केवल एनसीसी कैडेट्स के लिए होता है और एज इसकी 19 साल से 25 साल, यह भी शॉर्ट समय के लिए होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। टीए, टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी इंडिया की सपोर्टिंग आर्मी होती है जो कि इंडिया के लिए राशन और एम्यूनेशन को पहुंचाती है। इसकी एज 19 साल से 18 साल से 42 साल होनी चाहिए और इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। जेएजी,
जज एडवोकेट जनरल एंट्री। यह केवल LLB, जिसने LLB कर रखी है, एडवोकेट डिग्री है उसके पास, उनके लिए होता है। और LLB में उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। यह भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, थोड़े समय के लिए होता है। आपकी एज 21 साल से 27 साल होनी चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। MNS, ये सबसे बेस्ट सर्विस है इंडियन आर्मी में गर्ल्स के लिए। इतनी सर्विस, इतनी जॉब कहीं नहीं मिलेगी आपको। एक साल में 150 से 200 वैकेंसी हर साल आती है। इतनी वैकेंसी ओनली गर्ल्स के लिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसमें अनमैरिड उम्मीदवार केवल फॉर्म भर सकते हैं। एज इसकी है 16 साल से 24 साल। 12th पास आपका किया हुआ हो या फिर आपने उसके एग्जाम दिए हुए हों। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के द्वारा 12th पास किया गया हो। आपकी हाइट मिनिमम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साल में एक बार इसका एग्जाम होता है और 150 से 200 वैकेंसीज होती हैं। मैं समझता हूं इंडियन आर्मी में इससे अच्छी जॉब नहीं है गर्ल्स के लिए। इसकी जॉब लगने के बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी, जो कि आपको वहीं वो MBBS कराएंगी। NCO, अभी आ गया नॉन कमीशन ऑफिसर, जो कि अपने देहात क्षेत्र में ज्यादातर युवा इसमें भर्ती होते हैं एक सिपाही से, एक सिपाही की रैंक से। इसमें सबसे हार्ड होता है फिजिकल। आपको 5 मिनट 20 सेकंड में 1600 मीटर, लगभग 1 मील भागना पड़ता है आपको। यह केवल बॉयज के लिए जॉब होती है। एज 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका 12th पास होनी चाहिए और टोटल मार्क्स 45% होने चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg होना चाहिए। क्लर्क्स, ये इंडियन आर्मी में डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस, जो कि सिपाही और ऑफिसर्स के जो कागज की कार्रवाई होती है उसको मेंटेन करते हैं। इनका भी फिजिकल हार्ड होता है, लेकिन इसमें फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसका एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। 12th पास किया हुआ 60% मार्क होने चाहिए और टोटल सारी विषयों में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके। स्पोर्ट्स, सेना का स्पोर्ट्स से बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि एक सैनिक स्पोर्ट्स के द्वारा ही अपनी फिजिकल इंप्रूवमेंट करता है। और जब लड़ाई के दौरान अग्रेशन, अपना गुस्सा केवल स्पोर्ट्स के द्वारा ही दिखाता है। इसलिए सेना में स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है। हमारे आर्मी में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हुए हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बाद अपने हाईएस्ट अचीवमेंट को प्राप्त किया है। उनमें से एक है कर्नल राजभद्र सिंह राठौर, जिनका आप सभी नाम अच्छी तरह जानते होंगे। इन्होंने 1990 में NDA के द्वारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उससे पहले इनका बेस्ट गेम था क्रिकेट, और ये MP की तरफ से खेलते हुए रणजी टीम में आए थे, रणजी खेले थे और इनके इंडिया टीम के लिए दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन इनका एम था इंडियन आर्मी। तो इन्होंने 1990 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद इंडियन आर्मी में क्रिकेट का स्कोप बहुत कम था। फिर इन्होंने अपने गेम को चेंज किया और शूटिंग स्टार्ट किया। 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया, ओलंपिक मेडलिस्ट। ऐसे ही एक एथलीट थे पान सिंह तोमर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद मिल्खा सिंह हुए हैं, जिन्होंने ओलंपिक गेम में
4th पोजीशन प्राप्त की है। तो स्पोर्ट्स का और आर्मी का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आर्मी से रिलेटिव पूछ सकता है। क्वेश्चन प्रोसीजर जानना है नेवी में जाने के लिए मुझको। प्लीज सॉरी, नेवी में जाने के लिए प्रोसीजर वही सेम प्रोसीजर है। आप एनडी के द्वारा आप नेवी को ज्वाइन कर सकती हो। आप सीडीएस के द्वारा होगा। जी जी हाँ उसमें ओटी हो सकता है सिर्फ गर्ल्स के लिए। हाँ ओटी हो सकता है। तो उसमें नेवी में जाने के लिए तो कोई प्रोसीजर नहीं है ना? नहीं नहीं, एसएससी थ्रू नहीं है, एनडी के थ्रू है। एनडीए गर्ल्स के लिए नहीं है? हाँ नहीं है। आप एसएससी के थ्रू जा सकती हो, लेकिन इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, सॉरी उसके लिए। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड नहीं, गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं हम लोग, Good तो पहले afternoon. मिलते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था, जरा आप हमारी जो भी मातृवेश भाई लोग बैठे हुए हैं उनको जरा इस बारे में मोटिवेट करें को देश के लिए, जैसे आपने सेना में बोला, तो हमारे को नहीं लगता कि हमारी समाज में कोई भी पुलिस में या देश के लिए मिलिट्री में कोई जाने के लिए इस तरीके से तैयार होता है। सबको क्या बनना है? इंजीनियर, सीए, वकील, डॉक्टर। तब से मेरे को फटाफट शादी हो जाए, लड़की मिल जाए और तुरंत अपना घर बाहर बना के विदेश भाग जाए। आप जरा अपने विचारों से इन सब लोगों को मोटिवेट करिए कि देश के लिए पहला अपने को काम क्या करना है। समाज भी बाद में, पहले कौन आएगा? हिंदुस्तान, उसके बाद समाज, उसके बाद घर। जरा आप मेरे को इन सब लोगों को बताइए मेरे द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने इसकी शुरुआत फतेहाबाद से की हुई है। मैंने 2011 में फतेहाबाद में एक फिटनेस की एकेडमी खोली हुई है। उसमें से 300 से ज्यादा बच्चे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको फिटनेस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी फिटनेस इंप्रूवमेंट है तो ओवरऑल बॉडी ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, और आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अगर आपकी फिजिकली फिटनेस नहीं है तो आपको क्या है, हल्का सा आलस आएगा और अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हेलो नीरज भाई, 2 मिनट, डोंट डिस्टर्ब। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं आपको, वो तो सबको पता है फिटनेस से मेरा जैसा तो जाएगा नहीं रे। लेकिन माँ बाप को आप ये संदेशा दें कि माँ बाप बच्चों को उस तरीके से तैयार करें कि आपको देश के लिए करना है, ना कि सिर्फ पैसा भर के जेब में रखने के लिए, विदेशों में पैसा भरने के लिए नहीं, देश के लिए। आप ये हमारे समाज को, अगर आप यहाँ आए हुए तो संबोधित करें। सिर्फ मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब लोग जा ही रहे हैं। उन लोगों को स्पेशल जरा बताइए, जरा 4 बार बताइए, 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहली बात पैसे की। पैसा इंडियन आर्मी में बहुत सारा है। अगर आप आज कमीशन लेते हो, आपकी सैलरी 80,000 से स्टार्ट है, तो पैसा इसमें भी कम नहीं है। लेकिन जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। सबसे पहले हमको यह सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस देश के लिए कुछ कर गुजरना, इस देश के अपना नाम लिखा के चले जाना, सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें। उनको इंडियन आर्मी की जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो हैं उनको दिखाएं, तो बच्चे क्या है, अपने आप ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। हेलो, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं। भाई साहब को बताना चाहूंगा, इस सदन को भी बताना चाहूंगा, अमित भाई भी किसी और समाज से नहीं, अपने मातृवैश्य समाज से ही हैं और हमारे फतेहाबाद की शान है।
सर मेरा क्वेश्चन है कि हाइट नेवी इंडियन नेवी में हाइट कंपलसरी क्यों है? नहीं, जितनी भी डिफेंस है उस सब में हाइट कंपलसरी है। 165 मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। ये रूल्स है इंडियन आर्मी का, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि हम बगैर हाइट के वो कार्य को कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये इंडियन आर्मी का रूल्स है 165 मैक्सिमम मिनिमम। और अगर नहीं हो तो? नहीं, आप सॉरी जॉब नहीं कर पाओगे। सर नमस्ते, पहले तो जय हिंद आपको। जय हिंद। सर मेरा सवाल ये है कि जो पुलवामा अटैक के बाद इंडियन आर्मी पे सवाल उठे, ये या सरकार पे सवाल उठे कि ये चुनाव के लिए किया गया ये, और मेरा सवाल ये है डायरेक्ट कि इंडियन आर्मी में पॉलिटिशियन यानी कि राजनीति की जरूरत है ये क्या? नहीं सॉरी, ये राजनीतिक क्वेश्चन हो गया। इंडियन आर्मी जो भी कार्य करती है वो बिल्कुल फेयर करती है, वो दिखाती है, ग्राउंड में करती है और सबको दिखाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि मैं ये कार्य करने जा रही हूँ, वो करती है और दिखाती है सबको। तो सर आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगे या उन्होंने उंगली उठाई? नहीं, वो राजनीति है, वो तो कुछ भी बोले। इंसान का मुंह है, वो पॉजिटिव भी बोलेगा नेगेटिव भी बोलेगा, लेकिन जो ग्राउंड में कर रहा है वो उसको मालूम है। ओके सर, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने यूपी में सबसे ज्यादा एनडीए नेवी में कटअप क्यों आती है? सॉरी, अपने यूपी में एनडीए नेवी जैसे पेपर में सबसे ज्यादा कटअप क्यों आती है? कट ऑफ, मार्क्स की कट ऑफ। हाँ जी, ये तो हर साल बदलती रहती है। आप उसकी यूपीएससी की वेबसाइट देखिए, उस पर आपको मिल जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन। और कोई क्वेश्चंस? हाँ जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। आर्मी में ज्वाइनिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले आप फिजिकली फिट हो, उसके बाद मेंटली फिट हो और आप आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। आपके अंदर जोश है, अगर आपने आज ठान लिया है कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आपने 50% कार्य पूरा कर दिया, आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए। थैंक यू। ओके, इट्स डन। और कोई क्वेश्चन? सर जो आपने एमएनएस का बताया है उसमें फिजिकल भी होता है गर्ल्स का? जी नहीं, फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि हर बच्चा उसको पास कर सकता है। फिजिकली होता है, फिजिकली इंडियन आर्मी का मेन व्यू है। आप कोई भी इंडियन आर्मी की जॉब देखोगी तो फिजिकल उसमें जरूर होगा, लेकिन बहुत ही नॉर्मल होता है गर्ल्स के लिए। और जो आपने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो मैथ नहीं हो सकता? नहीं, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री। क्योंकि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आप जो पेशेंट हैं इंडियन आर्मी के, उनके लिए जा रही हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हमारे इंडियन से सबसे पहले आप ही निकले हो आर्मी में, तो मैं चाहूंगी आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं, जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो मेरे मम्मी पापा ने मना किया था मेरे को कि आप आर्मी ज्वाइन ना करें, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था देश सेवा का। जब मैंने बचपन में मूवी देखी थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मना किया, लेकिन मैंने समझाया उनको कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी किसी माता पिता के बच्चे हैं, तो वो मान गए। Okay, so well now it's time for honoring him. Well, I would like to call Ram Niwas मोहनिया जी, पूर्व केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष, के लिए जोरदार तालियां हो जाएं सर का वेलकम करने के लिए। वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। तालियां भाई, जोरदार तालियां बनती है ना। कम ऑन एवरीवन।
जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन। वेल, थैंक यू वेरी मच सर। वेल, राम निवास सर का नीरज गुप्ता केंद्रीय महासचिव